हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए हमारी सीडीपी क्लासेस कंटिन्यू है। इससे पहले 28 क्लासेस हो चुकी हैं जिनकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस आपके सामने सीक्वेंस में आ जाएंगी। आज की क्लास नंबर 29 रहेगी, ठीक है। और आपको बताते चले कि ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज है। पीवाईक्यूज ही वो मटेरियल है, वो कंटेंट है जिसके बेस पे आप सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं। एंड सीटेट में 130 प्लस लाने का भी यही एक माध्यम है, क्योंकि जब आपकी सीडीपी मजबूत होती है, सीडीपी पर अच्छी पकड़ बन जाती है, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके आसान हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, कहता है, और हाँ लास्ट में आप ये जरूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश कौशल का उदाहरण है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो कौशल की बात हो रही है, स्किल की बात हो रही है, तो स्किल दो प्रकार की होती हैं। स्किल कितने प्रकार की होते हैं सर? स्किल दो प्रकार की होती हैं। एक होती है फाइन मोटर स्किल, दूसरी होती है ग्रॉस मोटर स्किल। पहली फाइन मोटर स्किल, दूसरी ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है जहां पे हम छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं किसी क्रिया को करने के लिए, ठीक है। किसी क्रिया को करने के लिए जहां हम अपने शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, वहां उसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। जैसे पेंसिल पकड़ना, पेंसिल पकड़ने में हम छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। बटन लगा रहे हैं, अपने शर्ट की बटन लगा रहे हैं, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं। सुई में धागा डाल रहे हैं, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लिख रहे हैं या कोई चित्र बना रहे हैं, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो पेंसिल को पकड़ना क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गतिशील कौशल का उदाहरण है ये, यानी कि फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है, जहां पे हम अपने शरीर की छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। क्या होती है ग्रॉस मोटर स्किल? का मतलब होता है जहां हम अपने शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, जैसे पैर का प्रयोग कर रहे हैं, पूरे हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, अपने इस शोल्डर का यानी कंधे का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे दौड़ रहे हैं, दौड़ने में क्या होता है कि अपने पैर का यूज कर रहे हैं, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल को धकेल रहे हैं, फुटबॉल को किक कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, ये क्या है? सकल यानी ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। यहां पे हम अपने शरीर की बड़ी मांसपेशी का प्रयोग कर रहे हैं। आप जंप कर रहे हैं, जंप करने में भी आप ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण यूज करेंगे। साइकिल चलाने में भी हम ग्रॉस मोटर स्किल का ही प्रयोग करेंगे। तो इसलिए क्या होगा? पेंसिल पकड़ना यानी कि ये सूक्ष्म गतिशील कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना सकल गतिशील कौशल का उदाहरण होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है राइट। यहां पे सामाजिक भावनात्मक से लेना देना है नहीं। सकल ग्रॉस मोटर स्किल पहले नहीं आएगा, क्योंकि पेंसिल को पकड़ रहे हैं, यहां पे छोटी मांसपेशी का प्रयोग होगा, तो पहले फाइन मोटर स्किल आएगा। यहां पे भावनात्मक सामाजिक भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लीजिए, और क्वेश्चन क्या कहता है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपको विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में जो भी पॉइंट इसमें गलत लगे वही बताना है, ठीक है। और चलिए, पॉइंट क्या कहता है? विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, या बच्चों की विकास दर में विविधताएं होती हैं। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने पास पेपर और पेन रखा करिए। क्वेश्चंस को रीड करने के बाद कोशिश करिए कि अपने आप आंसर फाइंड करें आप, ठीक है। बाकी फिर हम बताएंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे। क्या करना है हमको? गलत ढूंढना है। देखिए, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, ये विकास के बारे में सही बात नहीं है, क्योंकि विकास अनिरंतर तरीके से नहीं होता। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस मैनर है, जो गर्भ से कब्र तक जाता है। जैसे ही बच्चा मां के गर्भ में आता है, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और जब तक वो कब्र तक यानी कि पूरी उम्र और लास्ट में बुढ़ापे के बाद कब्र तक नहीं पहुंच जाता, मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसके अंदर डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पे हमें गलत लग रहा है। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं।
बच्चों की विकास दर में विविधताएं होती हैं, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर बच्चे की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई थोड़ा देर में सीखता है, कोई 9-10 महीने में ही चलना सीख जाता है, कोई पता लगे 15 महीने में चलना सीख रहा है, कोई 1.5 साल तक बच्चा चलना नहीं सीख पाता। तो ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे का पालन पोषण कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है ना, इन सब, और स्वास्थ्य कैसा है, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए विकास दर में विविधताएं होती हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है विकास के बारे में। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का ही एक परिणाम है। जी बिल्कुल, बात आपकी सही है। प्रकृति मतलब जो बच्चे को उसके आनुवंशिक गुण मिले हैं, उसके पेरेंट्स से जो उसको गुण मिले हैं उनका प्रभाव पड़ता है, प्लस पालन पोषण अर्थात नर्चर का प्रयोग यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। बच्चे को कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, कैसा परिवार है, बच्चे को एजुकेशन किस तरीके की मिल रही है, खान पान उसका कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, इन सभी चीजों का प्लस उसके आनुवंशिक गुणों का सम्मिश्रण ही जो है विकास एक रिजल्ट के रूप में बाहर आता है। ओके, तो ये भी बात सही है कि जो विकास है वो प्रकृति और पालन पोषण के बीच एक संपर्क होता है, वही विकास का परिणाम है। विकास एज अ रिजल्ट आता है सामने। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास जो एक ऑर्डरली पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि एक निश्चित क्रम में ही चलता है। जैसे हमने बताया कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, ये क्या है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन है जिसको हम सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। दूसरी डायरेक्शन क्या है, विकास केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा, जिसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। तो ये क्या है कि विकास क्या करता है, ऑर्डर को फॉलो करता है, एक ऑर्डरली पैटर्न को फॉलो करता है, निश्चित क्रम को अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। गलत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास निरंतर तरीके से होता है। ए ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आप लोग बड़े बड़े चैनल्स की क्लासेस देखते हैं, वहां पे आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, लेकिन इस तरीके से डीप में डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है, और हमारे पास वो सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आएगी। बहुत बेहतरीन एक एक पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। ठीक है, ये क्लासेस अगर आप करेंगे तो मान के चलिए आपकी सीडीपी बहुत मजबूत हो जाएगी, हर एक क्वेश्चन, हर एक शब्द आपके समझ में आएगा। पॉइंट क्या कहते हैं, क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। कौन कौन है जो बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। प्राथमिक समाजीकरण का मतलब होता है जहां बच्चा शुरुआत में बोलना, कैसे बोलना है, कैसे खाना खाते हैं, दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे दूसरों का आदर सम्मान करना है, ये सारी चीजें बच्चा सबसे पहले कहां सीखता है, धार्मिक संस्थाओं में जाकर के, आस पड़ोस में सबसे पहले सीखता है, या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सीखता है, या सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो सबसे पहले हमने कहां सीखा, अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स के माध्यम से, बड़े भाई बहन के माध्यम से, दादा दादी के माध्यम से, ताऊ ताई चाचा चाची के माध्यम से हमने सब कुछ पहले सीखा। कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, खाना कैसे खाते हैं, है ना, कैसे व्यवहार करना है, दूसरे किसके पैर छूने हैं, किसके नहीं छूने हैं, ये जो हमारे इटिकेट, मैनर्स, सब चीजें हमें पहले, सबसे पहले किसने सिखाई, परिवार ने सिखाई। परिवार से निकल करके हम गए पास पड़ोस में। तो परिवार और पास पड़ोस, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं होती हैं। परिवार, बच्चा परिवार से सीखता है कि नमस्ते करना है, झूठ नहीं बोलना है, और अपने आस पड़ोस से सीखता है कि दूसरों से कैसे बातचीत करनी है, कैसे लोगों के साथ मिलकर के खेलना है, कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है। ठीक है, इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के समाजीकरण की मुख्य संस्थाएं कौन कौन हो जाएंगी, फैमिली एंड नेबरहुड। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। किस स्टेज में आकर के बच्चा सामाजिक मुद्दे की बात करेगा। जैसे मान लीजिए समाज में गरीबी है और भेदभाव हो रहा है, नियमों का लोग पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, न्याय, जस्टिस क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये सभी जो सामाजिक मुद्दे हैं, न्याय की बात बच्चा कब करेगा, किस अवस्था में आकर के करेगा,
क्या 0 से 2 साल के बच्चे के अंदर ये चीजें डेवलप हो पाती हैं? नहीं। क्या 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर ये चीजें आ पाती हैं? नहीं। क्या 7 से 11 साल के बच्चे के अंदर ये चीजें आती हैं? देखिए 7 से 11 साल के बच्चे के अंदर सामाजिक मुद्दे और न्याय के प्रति समझ थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लगती है, थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लगती है। जब बच्चा 11 से 15 साल का हो जाता है तब बच्चे के अंदर सामाजिक मुद्दे और न्याय की समझ अच्छे से डेवलप हो जाती है, यानी कि बच्चा यहाँ पे समझने लगता है कि सामाजिक जो मुद्दे हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, ये वो समस्याएं या सिचुएशंस हैं जो समाज के सभी लोगों को इफेक्टेड करती हैं, प्रभावित करती हैं। जैसे भेदभाव हो रहा है, गरीबी है समाज में, है ना, और क्या कहते हैं, लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, या हमारे प्रति क्या न्याय क्या होना चाहिए, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो ये सब चीजें जब कोई बच्चा इन बातों को सोचने लगे, समझने लगे, सही गलत को पहचानने लगे, तो कहा जाता है कि उसमें सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। न्याय के प्रति बच्चे के अंदर समझ आ जाती है। न्याय के यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? बच्चा ये समझने लगता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, भाई सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए, मेहनत करने वाले को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, किसी को बिना कारण सजा देना गलत है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। यानी कि बच्चा अब ये सोचने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये सारी ये सारी चीजें बच्चे के अंदर न्याय और सामाजिक मुद्दे ये कब डेवलप होती हैं? जब बच्चा 11 प्लस हो जाता है, यानी कि 11 से 15 वर्ष में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यहां बच्चा तार्किक रूप से सोचने समझने लगता है। ऑप्शन टी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है। जो छड़ ए है, मान लीजिए ए है, ये छड़ बी से लंबी है, ये है वो बी है। ठीक है, जो छड़ ए है वो छड़ बी से लंबी है। ठीक है, और छड़ बी छड़ सी से लंबी है, और जो छड़ बी है ये सी से लंबी है। ये मान लीजिए ये है सी। अब इसमें देखिए छड़ ए, जो छड़ी ए है वो बी से लंबी है और जो बी है वो सी से लंबी है। ठीक है, इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है। इसका मतलब जो छड़ ए है वो सी से भी लंबी है। ठीक है, परंतु जब यही समस्या उससे ओरली पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? इस तरीके से आपको जीन पियाजे को बहुत डीप में पढ़ना होगा। देखिए अब क्वेश्चंस को समझिए। जब बच्चे के सामने 3 छड़ी रखी जाती हैं, बच्चे के सामने 3 छड़ी रख दिया आपने, 3 डंडे रख दिए, और आपने कहा कि जो छड़ी ए है वो छड़ बी से लंबी है और जो छड़ बी है वो सी से भी लंबी है। तो बच्चे ने निष्कर्ष निकाल लिया कि जो छड़ ए है वो बी क्या वो सी से भी लंबी है। ठीक है, ये बच्चे ने बता दिया। लेकिन जब यही चीज उसे ओरली पूछी जाती है, उसके सामने कोई छड़ी नहीं रखी गई, कोई पेंसिल नहीं रखी गई, कुछ नहीं, बस ओरली बच्चे से पूछा जा रहा है, तब बच्चा इसका आंसर नहीं कर पाता है, क्योंकि यहां पे बच्चे के अंदर मूर्त चीजों के बारे में बच्चा कल्पना कर सकता है, मूर्त चीजों के बारे में बच्चा सोच समझ सकता है, गहराई से सोच सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। लेकिन अमूर्त चीजें जो ओरली हैं, जो सिर्फ कल्पनाओं में हैं, उनका ज्ञान बच्चे के अंदर अभी डेवलप नहीं हुआ होता है। इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है उसके अंदर ये चीज आ जाती है। यहाँ पे उसके अंदर इमेजिनेशन पावर तो आ जाती है, लेकिन अभी बहुत छोटी मात्रा में आती है। प्लस जो चीजें उसके सामने हैं वो उनके बारे में तर्क वितर्क कर सकता है, उनके बारे में वो लॉजिक लगा सकता है। लेकिन जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, वो उनके बारे में इतने अच्छे से लॉजिक नहीं लगा पाता है। वो गुण बच्चे के अंदर आएगा जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचेगा, 11 प्लस का होगा, तब वो ओरली आपको आंसर दे पाएगा। ठीक है, तो ये विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। बच्चा यहाँ पे 7 से 11 साल की अवस्था में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये गुण आएगा कब बच्चे के अंदर? जब बच्चा इस स्टेज में आ जाएगा, 11 से 15 वर्ष का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्या कहता है? निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? किसकी बात लॉरेंस कोहलबर्ग करेंगे? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक वाक, या फिर आत्म केंद्रित वाक की बात करेंगे। देखिएगा
आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है, मोरल थ्योरी की बात की इन्होंने, जिसमें ये बात करते हैं सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की। प्यारे दोस्तों, ये हमारा थर्ड लेवल है और फिफ्थ स्टेज है। कौन सी स्टेज है ये? फिफ्थ स्टेज में आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि यहां पे व्यक्ति ये समझने लगता है कि नियम और कानून समाज के भले के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई नियम न्याय, मानव के अधिकार या जनहित के विरुद्ध जाता है तो उसे बदला भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। इसमें बालक ये मानता है कि नियम लोगों के हित के लिए बने हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर किसी की जान बचाई जा सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। यहां बच्चे के अंदर ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। इसे कहते हैं सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट आंसर। लेकिन अब इसमें है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कौन करेंगे? लेवाइगोत्स्की करेंगे। इनर स्पीच की बात कौन करेंगे? वाइगोत्स्की करेंगे। इगोसेंट्रिक स्पीच की बात कौन करेंगे? पियाजे करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लीजिए, 7 नंबर कहता है राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। किस क्लास में पढ़ता है? थर्ड में पढ़ता है। एक समस्या का समाधान खोजने में जुटा हुआ था। यह देखकर उसकी टीचर ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। यानी कि जो राजेश है वो कक्षा 3 में है और एक सवाल लगा रहा था। ठीक है, सवाल लगाते लगाते वो अटक गया। जब वो अटक गया तो टीचर ने उसको थोड़ी हेल्प की कि बेटा देखो ये ऐसे नहीं ऐसे लगाओ, इस सवाल को सवाल लग जाएगा तुम्हारा। टीचर ने थोड़ी हेल्प कर दी और फिर उसका सवाल लग गया, प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई। लेवाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग, जो एक टेम्पररी हेल्प होती है, जो कुछ समय के लिए सहायता दी जाती है, वो प्रदान करके राजेश को कहां पहुंचने में मदद की? स्वकेंद्रिता में, अपरिवर्तनीय सोच में, समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक, या फिर जैविक परिपक्वता तक पहुंचने में हेल्प की। तो यहाँ पे टीचर ने बच्चे को जब संकेत दिए, उसको इशारे के माध्यम से बता दिया, तो टीचर ने इसके फोल्डिंग प्रदान करके राजेश को समीपस्थ विकास का क्षेत्र तक पहुंचने में हेल्प की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किस जोन में पहुंचा दिया? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में पहुंचा दिया। इसका मतलब होता है कि एक तो वो हिस्सा जहां अकेले बच्चा काम कर लेता है, दूसरा वो हिस्सा जहां बच्चा बिल्कुल काम नहीं कर सकता, और ये बीच का हिस्सा होता है जहां बच्चा दूसरे की हेल्प से काम कर लेता है। ये वही जोन होता है जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की अगर हेल्प कर दी जाए तो बच्चा काम को कर ले जाता है। तो यहां टीचर ने बच्चे को इस जोन में पहुंचा दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, स्वकेंद्रिता क्या होती है, ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, इसकी बात पियाजे करते हैं। और ये गुण बालक के अंदर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जब बालक 2 से 7 साल का होता है। यहां बच्चा सिर्फ अपने आप को समझता है, अपनी बात को समझता है, दूसरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पर्सपेक्टिव है, उसको नहीं समझता। स्वकेंद्रिता में अपरिवर्तनीय सोच, इरिवर्सिबल थिंकिंग, ये भी प्री ऑपरेशनल स्टेज की ही अवस्था है। ठीक है, चलिए, तो बाकी जैविक परिपक्वता आपका ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा है, सीखने की सामाजिक प्रक्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लीजिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? किसने सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया? सामाजिक और संरचनावाद की बात कौन करेंगे? बीएफ स्किनर करेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग करेंगे, वाइगोत्स्की करेंगे, या फिर सिगमंड फ्राइड करेंगे? डियर फ्रेंड, यहाँ पे सामाजिक संरचनावाद पर जोर कौन देते हैं? समाज और संस्कृति की बात कौन करते हैं? लेवाइगोत्स्की करते हैं। कौन करते हैं? लेवाइगोत्स्की। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जिसको इन्होंने क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहा था। बीएफ स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। लेकिन सामाजिक संरचनावाद की बात कौन करेंगे? वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभोगी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं।
देखिए जहां बच्चा करके सीख रहा है, डूइंग, यानी कि लर्निंग कैसे हो रही है, बाय डूइंग, बच्चे को करके सीखने का मौका मिल रहा है। बच्चा डिस्कवरी करके यानी कि खोज करके सीखता है, ज्ञान का खुद निर्माण कर रहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है बच्चे की, बच्चा एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सीख रहा है। ये सब किसकी विशेषताएं हैं, व्यवहारवादी की, प्रगतिशील शिक्षा की, अध्यापक केंद्रित शिक्षा की, या फिर निष्क्रिय शिक्षा की। तो ये जो विशेषताएं हैं वो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात यहाँ पे हो रही है, जहां जो एजुकेशन है वो लर्नर सेंटर्ड है, बालक केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित नहीं, बालक केंद्रित है। यहाँ पे विद्यार्थी खुद एक्टिविटीज के माध्यम से सीखता है, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यहां प्रगतिशील कक्षा में बालक की जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, अनुभव पर आधारित होती है। बच्चा अपने अनुभव से, जिस अनुभव मतलब जो वो अपने आसपास की चीजों को देख रहा है उनके आधार पर प्रयोग करके, चीजों को ऑब्जर्व करके और खोज के द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है बच्चा। और क्या बात हो रही, सहभोगी अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, विद्यार्थी ग्रुप में मिलकर के अपने विचार साझा करके और जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। बच्चा यहाँ पे क्या है, एक्टिव लर्नर है या एक्टिव पार्टिसिपेशन है। यहाँ बच्चा सुनने वाला नहीं है बल्कि करने वाला होता है, बच्चा एक्टिव होता है। और क्या है, इसमें बच्चा एक्सप्लोरेटरी अप्रोच होती है उसके अंदर, खोज परख दृष्टिकोण जिसको कहते हैं। बच्चे सवाल पूछते हैं और चीजों को खुद मॉनिटर करते हैं और एक सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है, यानी कि जो राधिका है वो कौन है, वो एक अच्छी प्लेयर, स्पोर्ट्स पर्सन भी है, प्लेयर भी है और एक अच्छी डांसर भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास डैश प्रकार की बुद्धि है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, तो आपको पता है हावर्ड गार्डनर ने बताया कि व्यक्ति के अंदर एक नहीं अनेक बुद्धि होती हैं और मूल रूप से उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति खेल में अच्छा है, ठीक है, और डांसिंग में अच्छा है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, उसके अंदर बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। खिलाड़ी हो गए, डांसर हो गए, ठीक है, एक्टर हो गए, इनके अंदर कौन सी बुद्धि, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अच्छी होती है, यानी कि इनका अपनी बॉडी पर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए, इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जहां पे व्यक्ति अपनी खुद की भावनाओं को, विचारों को, अपने उद्देश्यों को समझने की क्षमता होती है, वहां पे व्यक्ति के अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। भाषाई बुद्धि जिसके अंदर होती है, वो लोग भाषा का, शब्दों का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करने की क्षमता उनके अंदर होती है। भाषा का, शब्दों का बड़े ही कुशलता पूर्वक प्रयोग करते हैं वो। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर जैसे कवि हो गए, आपके लेखक हो गए, ठीक है, नेता हो गए, इनके अंदर भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है। संगीतात्मक, जिसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, उनको सुर, ताल, लय को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये लोग संगीत से रिलेटेड होते हैं लेकिन नृत्य या खेल से लेना देना नहीं होता। तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, जिनके अंदर सिंगिंग क्षमता बहुत अच्छी होती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन खिलाड़ी और डांसर की बात होगी तो हम जाएंगे बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के साथ में। अगला क्वेश्चन लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं, उनको किस भाषा में सिखाओगे, मातृभाषा में या विदेशी भाषा में सिखाओगे? वाह क्या बात है, उनको हम अमेरिकन लैंग्वेज में सिखा देंगे, ब्रिटिश लैंग्वेज में सिखा देंगे, या जर्मन में सिखा देंगे, फ्रेंच में सिखा देंगे, चाइनीज में सिखाएंगे, किस में सिखाएंगे? या फिर उनकी मदर टंग, उनके घर की भाषा, परिवार की भाषा, पास पड़ोस की भाषा, उनके समाज की भाषा में सिखाओगे भैया? या फिर टोटल अंग्रेजी में सिखाएंगे? हम भारत में रहने वाले भारतवासी हैं, हम अंग्रेज नहीं है कि उनको शुरुआत में ही अंग्रेजी सिखा दें। अंग्रेज इंग्लिश लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, इसको बाद में हम इसको महत्व देंगे। सिर्फ ओनली साइन लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ क्यों करेंगे भाई बच्चे के लिए? सिंपल सी बात है, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनके लिए हम मातृभाषा, मदर टंग का प्रयोग करेंगे। जहां उनके घर परिवार की जो भाषा है उसमें बच्चे को समझाओ, परिवार की भाषा, पास पड़ोस की भाषा, उनके समाज की भाषा में बच्चे को समझाओ। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? लिंग रूढ़िवादिता मतलब जहां पे हम लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं, दोनों के रोल अलग अलग फिट कर देते हैं कि लड़की का ये काम है, लड़के का ये काम है। लड़की चूल्हा चौका बर्तन करेंगी, लड़के ऑफिस संभालेंगे। लड़कियां कोमल होती हैं, मृदुभाषी होती हैं, बहुत सुशील और शर्माने वाली होती हैं। लड़के कठोर, मजबूत और जो है एकदम कठोर होते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें दर्शाएगा लिंग रूढ़िवादिता को? लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है। नहीं, ये लिंग रूढ़िवादिता की बात नहीं करेगा सर। ये किसकी बात करेगा? ये तो समानता की बात करेगा। यहां पे समानता की बात हो रही है, ठीक है, कि लड़कियां लड़कों की तरह ही शिक्षा के क्षेत्र में सक्षम है। लड़कियां भी इंजीनियरिंग कर रही हैं, लड़कियां भी साइंस पढ़ रही हैं, लड़कियां भी मैथ्स पढ़ रही हैं। अच्छी बात है, ये चीज होनी भी चाहिए। लेकिन हमें लिंग रूढ़िवादिता का स्टेटमेंट ढूंढना है। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। ठीक है, ये क्या है? ये लिंग रूढ़िवादिता है, जहां पे हमने क्या कह दिया, जो लड़कियां हैं वो हमेशा अच्छा व्यवहार ही करेंगी। और लड़कियां कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं, भावुक होती हैं, शर्मीली होती हैं, बहुत धीमी आवाज में बोलने वाली होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे लड़के कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। ये लिंग रूढ़िवादिता है। क्यों नहीं रोते भाई लड़के? लड़कों के पास इमोशंस नहीं है, लड़कों की भावनाएं नहीं है, लड़के रो करके अपनी भावना प्रकट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, दुख सबको होता है, दर्द सबको होता है, ठीक है, हर कोई रो सकता है। जरूरी नहीं कि लड़कियां ही कोमल हो, लड़के भी कोमल होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सब जो लाइन है ये लिंग रूढ़िवादिता को दिखा रही है। लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की क्षमता रखते हैं। जी बिल्कुल, देखो आज हमारे भारत की बेटियों ने क्या किया, वर्ल्ड कप लेकर के आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियां दोनों ही खेलों में अच्छा करने की क्षमता रखती हैं। लड़कियां लड़कों से कम नहीं, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि आपने सुना होगा। ठीक है, लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती। जी बिल्कुल, आजकल लड़कियां बेचारी दिन भर मेहनत करती हैं, काम भी करती हैं और अपना घर परिवार भी संभाल रही हैं, ऑफिस भी संभाल रही हैं, दोनों काम कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात है, समानता की बात है। लेकिन ये चीज क्या दिखा रहा है? ये चीज लिंग रूढ़िवादिता को दिखा रहा है कि लड़कियां सिर्फ कोमल और भावुक होती हैं, लड़के मजबूत और कठोर होते हैं। तो ये लिंग रूढ़िवादिता की बात करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न नीचे, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से संबंधित विद्यार्थी हैं। सॉरी, सामाजिक आर्थिक परिवेशों से संबंधित विद्यार्थी मतलब है ऐसी कक्षा जिसमें जो है अलग अलग समाज के बच्चे हैं। ठीक है, जिसमें बच्चे अलग अलग घर से आए हैं, अलग अलग समाज से आए हैं, उनकी जो आर्थिक कंडीशन है वो अलग अलग है। भाई कोई बच्चा अमीर परिवार से आया है, कोई गरीब है, कोई गांव से आया है, कोई शहर से आया है, किसी के माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी के अशिक्षित बेचारे अनपढ़ हैं। ठीक है, तो वहां टीचर को मानकीकृत पाठ्यक्रम के उपयोग से बचना चाहिए। जी बिल्कुल, मानकीकृत पाठ्यक्रम मतलब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कैरिकुलम का प्रयोग नहीं करेंगे। सर किसका करेंगे? फ्लेक्सिबल का करेंगे भाई। फ्लेक्सिबल मतलब है जो बच्चा जैसा सीखने वाला है हम उसको उस तरीके से सिखाएंगे। स्टैंडर्ड का मतलब कि आप सबको एक ही किताब, एक ही सिलेबस और एक ही टॉपिक सबको एक तरीके से पढ़ा रहे हो। नहीं, जो बच्चा जैसा सीखने वाला है हम उसको वैसा सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे अलग अलग समाज, धर्म, समुदाय, भाषा, संस्कृति अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, तो उनको उनके हिसाब से सिखाएंगे। कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, कोई स्लो है, कोई मध्यम है, जो जैसा है, जिसकी जैसी जरूरत है, जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड करिकुलम को ना अपना करके फ्लेक्सिबल का प्रयोग करेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वो बाहरी रूप से अभिप्रेरित होते हैं। नहीं, बाहरी रूप से अभिप्रेरित का मतलब ये हो गया कि आपने कह दिया कि जो कल ये 2 क्वेश्चन सुना देगा हम उसको टॉफी देंगे। तो बच्चा यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद करके सुना रहा है, किस लिए? पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, सिर्फ टॉफी पाने के लिए। आपने कह दिया जो कल ये 4 क्वेश्चन सुना देगा हम उसको एक पेंसिल इनाम में देंगे। अब बच्चा उन क्वेश्चंस को रटने पर लगा है, क्योंकि उसकी चाह पढ़ने की नहीं, उस पेंसिल को पाने की है। ये होता है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चा है। यहाँ पे कैसा है? बाहरी रूप से अभिप्रेरित है। इसका अपोजिट होता है, देखिए ऑप्शन वो ठीक होगा जहां बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेटेड हो। अंदर से मोटिवेटेड का मतलब कि बच्चा यहाँ पे सीख रहा है, उसको बाहरी कोई लालच नहीं है।
ना उसको बाहर से पेंसिल मिलने की लालच है, ना टॉफी मिलने की लालच है, ना तो वो डंडे के डर से पढ़ रहा है, उसकी अपनी इच्छा है, उसका मन करता है पढ़ने का, उसको मजा आता है पढ़ने का, उसको मैथ्स लगाने में मजा आ रहा है, वो सीखना चाहता है, अपने स्किल्स को और इंप्रूव करना चाहता है, अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी हासिल करना चाहता है, अपने टॉपिक पर पकड़ बनाना चाहता है, इसलिए वो पढ़ रहा है। बाहरी दुनिया से उसको मतलब नहीं है कि उसको डंडे के डर से पढ़ रहा है या टॉफी के लिए पढ़ रहा है, पेंसिल के लिए पढ़ रहा है, क्लास में तारीफ पाने के, प्रशंसा पाने के लिए पढ़ रहा है कि मैं पढ़ूंगा तो क्लास में टीचर मेरी तारीफ करेगा, इसलिए नहीं पढ़ रहा। उसको सीखने में मजा आ रहा है, इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है बच्चा, इसलिए पढ़ रहा है। तो बाहरी रूप से विप्रेरित नहीं होता बच्चा, जब तक आंतरिक रूप से विप्रेरित नहीं है तब तक वो नहीं सीख सकता। ये गलत ऑप्शन है, ए सही है, ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ए सही है, आर गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, मान की स्टैंडर्ड करिकुलम को ना अपना करके फ्लेक्सिबल अपनाएंगे हम। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों को सोचना, जहां बच्चा सोचने पर मजबूर होता है, बच्चा इमेजिनेशन करता है, बच्चा जो है कि सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इंस्पायर है, यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो है प्रयास करता है, यानी कि वो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे दोनों चीजें डेवलप कौन सा क्वेश्चन करेगा भाई, प्रदूषण क्या होता है। ये तो बस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चा रटा रटा आंसर दे देगा कि ये पॉल्यूशन की परिभाषा है। यहाँ बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी, बच्चा यहाँ पे सोचने पे मजबूर नहीं होगा, बच्चा यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं करेगा। प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है, हो सकता है कि उसने 4-6 कारण रट रखे हो, वही सुना दे आपको, दिमाग नहीं लगाएगा। कितने प्रकार का होता है वो बता देगा कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये बता देगा, रटा रटा आंसर, दिमाग थोड़ा लगा रहा है यहाँ पे। अपने शहर में आप प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए क्या कर सकते हैं, या प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अगर हमसे भी कोई पूछ ले तो हम क्या करेंगे, अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, है ना। इसका कोई रटा रटाया आंसर तो हमारे पास है नहीं, इस पर सोचने के लिए हम मजबूर होंगे और क्या करेंगे, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी, हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी। क्योंकि जब हमसे कोई पूछेगा कि आप अपने शहर में पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने अनुभव पर आधारित आंसर देंगे। अर्थात जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ, हमारे समाज में, घर परिवार में किस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, कहीं कूड़ा जलाया जा रहा है, ठीक है, कहीं पॉलीथीन को जलाया जा रहा है आस पड़ोस में, ठीक है, बड़े बड़े जो ढेर है कूड़े के उनको जला दिया जाता है। तो इस तरीके से जो पॉल्यूशन फैल रहा है हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अपने अनुभव पर आधारित आंसर देंगे, अपने दिमाग को बहुत गहराई तक लेकर के जाएंगे कि किस तरीके से हम अपने यहाँ हो रहे पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, लोग धुआं कर रहे हैं और भी जो चीजें हैं उन पर आधारित आंसर देंगे। तो जहां बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए वहां हम उस ऑप्शन को ज़्यादा बेहतर मानेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चा गहराई से सोचेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी, उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। ऑप्शन डी इज द राइट वन। दिस क्वेश्चन, आगे बढ़िए। क्वेश्चन कहता है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई। प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, कि बस रिजल्ट आ गया बच्चों का और अब हम कह रहे हैं वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने बहुत बढ़िया किया, ये नालायक है, ये गधा है, ये नहीं पढ़ सकता, ये नहीं सीख सकता। तो इस तरीके से जब आप बच्चों का नामकरण करते हैं, जो अच्छे नंबर ले आया उसको तारीफ कर रहे हैं, जो कम नंबर लाया उसका आप नामीकरण कर रहे हैं। आपने उसको हमेशा नालायक कह के बुलाना शुरू कर दिया, गधा कह के बुलाना शुरू कर दिया, या ये नहीं सीख सकता, या ये पिछड़ा बच्चा है। इस तरीके से हम बच्चे को लेबलिंग नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसका ये उद्देश्य नहीं होता मूल्यांकन का। माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वह क्या करने में असफल हैं, कहाँ कहाँ जाओगे शिकायत करने, किस किस के घर जाओगे शिकायत करने, ये कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं हुआ। विद्यार्थियों में तुलना करना, नहीं, हम कंपैरिजन को बढ़ावा नहीं देंगे। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। देखिए, जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो उससे हमें ये सीखने को मिलता है, हम ये जानना चाहते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य ये होना चाहिए
कि जो लर्निंग प्रोसेस है, बच्चा जो सीख रहा है उसको कहाँ समस्या आ रही है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस को बच्चा हल नहीं कर पा रहा है, नहीं हल कर पा रहा है, तो कितना हल कर रहा है और कहां से वो अटक रहा है, ठीक है, कहां कहां उसको समस्याएं आ रही हैं। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, हम ये समझ पाए कि बच्चे को सीखने में कठिनाई कहां आ रही है, क्यों आ रही है, और फिर उसको कैसे हल किया जा सकता है, बच्चे की इस कठिनाई को, इस चुनौती को कैसे दूर किया जा सकता है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ाना। नहीं नहीं नहीं, समावेशी शिक्षा में हम हर प्रकार के बच्चे को एक छत के नीचे एक स्कूल में पढ़ाते हैं, अलग थलग बच्चे को नहीं करते। एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो। कोशिश तो यही है भाई। आगे देखिए, विद्यार्थियों को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे अलग अलग समूहों में बांटना। नहीं, समावेशी शिक्षा में हम बच्चों को अलग थलग नहीं करते, सबको साथ बैठा करके पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने का भार डालना, यानी कि बच्चे को एडमिशन दे दो, फिर उन पर प्रेशर डालो कि तुम्हें एडजस्ट होना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से स्कूल में क्लास में तुम्हें एडजस्ट होना है। बच्चे को प्रेशर कभी नहीं देंगे हम। एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये बचता है कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है एक ऐसी स्कूल की व्यवस्था हो जहां सभी विद्यार्थी, सभी का मतलब चाहे कोई बच्चा किसी भी जाति, धर्म, समूह, समुदाय के, कोई भी भाषा, संस्कृति बोलने वाला बच्चा हो, ठीक है, हम, और दूसरी बात, चाहे कोई बच्चा दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, विकलांग हो, कैसा भी बच्चा हो, हम उनको एक साथ पढ़ाएंगे और सबकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाएंगे। जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसके लिए ब्रेल लिपि वगैरह का यूज करेंगे, जो चीज़ें उसको हेल्प करें सीखने में। जो सुनने में समस्या है उसको देखने वाली चीज़ें ज़्यादा उसके सामने प्रेजेंट करेंगे हम, ताकि वो बेहतर सीख सके, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। जो धीमे सीखने वाला है उसको धीमे सिखाएंगे, जो तेज सीखने वाला है उसको उसके हिसाब से चीज़ें देंगे। तो जो बच्चा जैसा है उसको उसकी जरूरत के हिसाब से सिखाने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, एक विविधता वाली कक्षा। फिर वही बात आ गई, विविधता मतलब है जहां सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, कुछ तेज सीख रहे होते हैं, कुछ धीरे सीख रहे होते हैं, किसी की भाषा अलग है, दूसरे की भाषा अलग है, किसी कोई गरीब घर से, कोई अमीर घर से आया है ना, किसी का धर्म अलग है, किसी की जाति दूसरी है, इस तरीके से विविधता वाली कक्षा है भैया, ठीक है। यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, हम बच्चे को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, उपेक्षा किसी की नहीं करेंगे, हंसी मजाक किसी का नहीं उड़ाएंगे, सबको सम्मान देंगे, चाहे कोई कहीं से भी आया हो। विद्यार्थियों की आवश्यकता के हिसाब से विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करना, ये बात ठीक है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के हिसाब से ही हम चलेंगे। पूरे सीटेट में जहां क्वेश्चन पूछ ले वह विद्यार्थी को ही महत्व दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी ठीक लग रहा है। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना। क्यों नहीं देना भाई? विद्यार्थी किस स्तर से सीख रहा है, हमें उसके सीखने के स्तर को क्या करना है, महत्व देना है, ठीक है। गलत है। कक्षा में भयभीत वातावरण, यानी कि डंडे के बल पे सिखाओगे, डरा धमका के सिखाओगे, अब तो तुम जेल चले जाओगे अगर मारोगे पीटोगे तो। एक विविधता वाली कक्षा में क्या होना चाहिए, विद्यार्थी की आवश्यकता के हिसाब से पढ़ाओ। भाई जो बच्चा जैसे सीख रहा है, हर बच्चे की क्षमता को पहचान सकें आप, उसी के हिसाब से पढ़ाओ। जैसे हर बच्चे की ज़रूरत, उसके इंटरेस्ट, सीखने की गति के हिसाब से पढ़ाओ। सबके लिए एक ही तरीका काम नहीं करता, इसलिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स अपनाइए आप, ठीक है। और जो मूल्यांकन की बात हो रही है, तो मूल्यांकन भी अलग अलग तरीके से करो, हर बच्चे की क्षमता को पहचान करके मूल्यांकन करो। भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चित्र देख करके बढ़िया समझते हैं, एक्टिविटीज़ के माध्यम से बेहतर समझ पाते हैं, तो उनके लिए आप जो दिखाने वाली चीज़ें हैं, है ना, जो दृश्य सामग्री होती है वो उपलब्ध कराइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन करके और चर्चा करके बढ़िया सीखते हैं, तो उनके लिए आप ग्रुप में एक्टिविटीज़ करा दो। कुछ बच्चे धीरे सीखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो आप। इस तरीके से बच्चों को सिखाइए। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए भाई, अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है पठन वैकल्य अर्थात डिसलेक्सिया से जूझने वाले विद्यार्थी डैश में और डिस्कैल्कुलिया से जूझने वाले विद्यार्थी डैश में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं।
डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया को तो आप अच्छे से जानते होंगे। डिसलेक्सिया का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बच्चे को रीडिंग और राइटिंग में दिक्कत होती है। बच्चा यहाँ पे अक्षर को उल्टा पढ़ सकता है, सा को जैसे सा लिखा है तो सा को वाज पढ़ सकता है, वाज को सा पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, डॉग को गॉड पढ़ सकता है ना। इस तरीके से बच्चा शब्दों में उलटफेर कर देता है और शब्दों को सही से पहचान नहीं पाता, या लिखते समय अक्षरों को इधर उधर कर देता है, ठीक है। लिखते समय कुछ अक्षर छोड़ देगा, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। तो ये सब क्या है कि डिसलेक्सिया वाले बच्चे में दिक्कत होती है, यानी कि उसको रीडिंग राइटिंग में समस्या है, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में दिक्कत आती है डिसलेक्सिया वाले बच्चे को। अब जो बच्चा, तो यहाँ पे पहले में क्या आएगा, रीडिंग राइटिंग। गणना वैकल्य, जो बच्चा गणना वैकल्य अर्थात डिस्कैल्कुलिया से जूझ रहा है उसको मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी। सर किस में प्रॉब्लम आएगी, मैथ्स में। ऐसे बच्चे नंबर्स को समझ नहीं पाते हैं, जोड़ घटाव जल्दी नहीं कर पाते हैं, टाइम देखने में भी दिक्कत होती है, चीज़ों को मेजरमेंट नहीं कर पाते, नाप तोल नहीं पाते हैं, ठीक है। या जो नंबरों का हेर फेर है जिसको मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स कहा जाता है, मैनिपुलेटिंग नंबर्स, यहाँ पे बच्चे को दिक्कत आती है। तो संख्याओं में दिक्कत यानी कि डिस्कैल्कुलिया है बच्चे को, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अंकों का हेर फेर पहले नहीं आएगा क्योंकि पहले डिसलेक्सिया पूछ रहा है और बाद में शब्द वर्तनी है, ये कट जाएगा। शब्द वर्तनी पहले, शारीरिक समानता यानी कि फिजिकल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नहीं आएगा, फिजिकल कोऑर्डिनेशन यहाँ भी नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए जी, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। जो बालक है हमारा वो दृष्टिबाधित है, उसको दिखाई नहीं देता। जब बच्चे को दिखाई नहीं देता तो उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए, जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए। नहीं भैया, उसको दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए लिखी हुई चीज़ें किसी काम की नहीं है, ठीक है, इसलिए कट जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए। चाहे कितने भी रंगीन नोट्स उसके सामने रख दो, उसके किसी काम के नहीं, क्योंकि जब दिखाई नहीं देता तो इन रंगीन चीज़ों का क्या मतलब बनता है। कॉन्सेप्ट की व्याख्या करने के लिए श्याम पट पर आरेख बनाने चाहिए। क्या सिर्फ आप जो है डायग्राम बना करके उसको समझा देंगे। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके, हाँ ये बात बहुत सही है, बाकी तो सब गलत है भैया। जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है वो सुन तो रहा है ना, जब अच्छे से सुन रहा है तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था करो कि वो चीज़ों को सुन करके समझ ले। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाओ, अपने आप बोल बोल के समझाओ, और जो आप बाकी चीज़ें हों उनको भी ऐसा करो कि बच्चा बोल करके दूसरा बोल रहा हो, या सामने ऑडियो की व्यवस्था हो कि वो चीज़ें जो आप सामने दिखा रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने डिजिटल बोर्ड लगा है तो उसमें भी बोलने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चा जो देख नहीं पा रहा उसको सुन करके समझ ले, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आज का 20 नंबर क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कहता है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी सोच, समझ, क्रिएटिविटी और जो सीखने की जो स्पीड है वो एवरेज स्टूडेंट्स से कहीं अधिक होती है। ऐसे बच्चे केवल याद नहीं करते बल्कि नई चीज़ों को अलग नज़रिए से समझते हैं, नए सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, नई नई चीज़ों को हल करने में, सीखने में इनको बड़ा मजा आता है। गिफ्टेड बच्चे होते हैं ये, वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। नहीं, परंपरागत तरीके से नहीं सोचते, नए तरीके से सोचते हैं। परंपरागत मतलब जो परंपराओं से चला रहा है, पुराना घिसा पिटा रद्दी कोई मेथड अपना रहे हैं, नहीं, नए तरीके से सोचते हैं। दूसरी बात, अभिसारी नहीं अपसारी होना चाहिए था, कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट होना चाहिए था, कर दो इसको। उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती, कम नहीं ज्यादा होती, हाई होती है। वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं, नहीं, अरे जोखिम लेते हैं, रिस्क लेने में इनको मजा आता है भाई, टालते नहीं है। वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलेपन दिखाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो परिवर्तनशीलता यानी कि जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, अर्थात नई जो सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी सोच बदल लेते हैं। अगर कोई तरीका काम नहीं करता तो वो दूसरा तरीका आजमाते हैं। उनके अंदर लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक ही काम को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, कई दृष्टिकोण से उस पर सोच विचार करते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वे चीज़ों को अलग और नए ढंग से देखते हैं और एक प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करने का प्रयास भी करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। एक टीचर को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है यहाँ पे, और ये बात किसकी हो रही है? लेवाइगोत्स्की की बात हो रही है। किसकी बात? लेवाइगोत्स्की की। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे बात हो रही है बातचीत की, संवाद, कम्युनिकेशन की, और किसकी बात हो रही है? सहयोग की बात हो रही है। क्योंकि जो ये कम्युनिकेशन और सहयोग से विद्यार्थी क्या है? एक दूसरे से सीखते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, दूसरे के विचारों को सुनते हैं, और इससे बच्चे की सोचने की क्षमता डेवलप होती है। बिल्कुल बात ठीक है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन। क्या? सोशल इंटरेक्शन कौन बात करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से अपने वातावरण को समझते हैं और मीनिंग मेकिंग करते हैं, यानी कि अर्थ का निर्माण करते हैं। ये विचार किससे जुड़ा हुआ है? लेवाइगोत्स्की से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो बातचीत और सहभागिता के माध्यम से ही होता है। बात बिल्कुल ठीक है। ए और आर यहाँ पे दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ये जो बात हो रही है ना, वैचारिक बहस और सहभागिता से ही बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। जब एक दूसरे तक विचार साझा करेंगे, सहयोग करेंगे, ग्रुप में सीखेंगे, इसी से सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान का निर्माण भी होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। और जब तक आप जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इनकी थ्योरी पूरी नहीं पढ़ेंगे ना, जो हमने करवाई है, तब तक आपको मजा नहीं आएगा सीखने में। थ्योरी रट लीजिए, फिर आपको और मजा आएगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया। जी बिल्कुल, लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। जब तक बच्चा सीखने के लिए एक्टिव नहीं होगा, तब तक चाहे जितने जतन कर लो, बच्चे को सिखा नहीं सकते। इसलिए सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में ही होती है, यानी कि बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड पढ़ाओगे, उसकी समाज, संस्कृति, सभ्यता से जोड़ करके चीजें पढ़ाओगे, तभी अधिगम आपका मीनिंगफुल हो पाएगा। अर्थात वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता चाहे जितने तरीके से पढ़ा लो। ठीक है, जब तक चीज़ों को बच्चे के संदर्भ से नहीं जोड़ोगे, उसके डेली लाइफ से जुड़े उदाहरण बच्चे को नहीं दोगे, उसके आस पड़ोस की बात नहीं करोगे, उसके समाज, सभ्यता, संस्कृति की बात नहीं करोगे, तब तक वो हो सकता है आपका जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल ना हो, उसको बोरिंग लगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? कौन है जो इसमें विश्वास रखता है? देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वो सीधे तौर पर लेवाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करता है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का आधार है। यहाँ पे सामाजिक संरचनावाद का अर्थ होता है, ये जो दृष्टिकोण है ये मानता है कि सीखना केवल जानकारी को प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें बालक अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं। ये प्रोसेस समाज, संस्कृति, भाषा और समाज के साथ इंटरेक्शन, बातचीत से गहराई से जुड़ा होता है। ठीक है, तो जो सीखना है वो क्या है? वो सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। सीखना कैसे होता है? सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है, समाज के साथ बातचीत करने से होता है। टीचर और विद्यार्थी के बीच में जो है ये सीखना एक सहयोग के रूप में तैयार होता है। हर विद्यार्थी अपने सांस्कृतिक अनुभव से अर्थ का निर्माण करता है। ज्ञान बनाया जाता है, ज्ञान दिया नहीं जाता। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा एक नए कॉन्सेप्ट के अधिगम को बढ़ावा देता है? देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा नए कॉन्सेप्ट के अधिगम को बढ़ावा देता है? देखिए, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक है, अच्छी चीज़ है। ये नए कॉन्सेप्ट को सीखने में हेल्प करता है। जब हम नई चीज़ को पुराने ज्ञान से जोड़ लेते हैं, हमें समझ में भी आता है। नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से न जोड़ना गलत बात है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि नए ज्ञान को बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़िए, ये गलत है। विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना, हम कभी भी बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, हम उसको डर पैदा नहीं करेंगे।
विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना, नहीं नहीं नहीं, इसको बढ़ावा देंगे हम। एक ही ऑप्शन बचता है, नए ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात हो रही है। तो यानी कि देखिए कॉन्सेप्ट लर्निंग या इसको मीनिंगफुल लर्निंग कहो, ये तभी होता है जब बालक नए ज्ञान को अपने पहले से सीखे हुए ज्ञान से जोड़ पाते हैं। मान लीजिए अगर बच्चा पहले से जानता है कि पानी जम करके बर्फ बन जाता है, पानी जो है वो जम करके बर्फ बन जाता है, तो टीचर जब पानी का वाष्प बनना सिखाएगा कि पानी कैसे वाष्प बनता है, तो वो कह सकता है कि जैसे पानी ठंडा होने पर जम जाता है वैसे ही गर्म होने पर वाष्प बन जाता है। इस तरह पुराने ज्ञान से नया ज्ञान जुड़ जाता है और जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लीजिए, 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? यानी कि यहाँ पे बच्चा किस चीज में बच्चा ज्यादा एक्टिव नहीं है, रट्टाफिकेशन में या खोजी अधिगम में, खोजबीन में या अन्वेषण में? प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पे खोजी अधिगम का मतलब डिस्कवरी लर्निंग, यहाँ विद्यार्थी खुद खोज करके सीखता है, यानी कि बच्चा यहाँ पे सक्रिय भागीदारी निभा रहा है, बच्चा एक्टिव है। ठीक है, ये बच्चे की भूमिका को कम नहीं करता, यहाँ बच्चे की भूमिका अच्छी है, वो एक्टिव है। खोजबीन इंक्वायरी करता है, बच्चा क्वेश्चंस पूछता है और अपनी चीज़ों को मॉनिटर करता है, जांच करके सीखता है, यहाँ भी बच्चा एक्टिव है। एक्सप्लोर करेगा बच्चा, प्रयोग करेगा, निरीक्षण करेगा, अपने अनुभव से सीखेगा, यहाँ भी बच्चा एक्टिव है। कहाँ है कमतर रूप से कौन दिखाता है? रट्टाफिकेशन, रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन में विद्यार्थी सिर्फ टीचर्स ने जो बता दिया या जो ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, ये जो किताब में लिखा है, बस उसी को रट लेते हैं, ना तो उसको समझते हैं ना उसका प्रयोग करके देखते हैं। इसमें विद्यार्थी एक्टिव रोल नहीं निभा रहा है। कहां पे? रट्टाफिकेशन में विद्यार्थी एक्टिव रोल नहीं निभाता बल्कि निष्क्रिय रूप से जानकारी दोहराते हैं, पैसिवली किसी भी इंफॉर्मेशन को बस रट्टा मार लेते हैं। इसलिए यह तरीका ज्ञान निर्माण को प्रोत्साहित नहीं करता। ठीक है, विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई। क्वेश्चन कहता है रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। कोई भी प्रॉब्लम है उस पर खूब विचार करती है, उसको अलग अलग उसके पहलुओं पर विचार करती है, उस प्रॉब्लम को कई दृष्टिकोण से देखती है, अलग अलग नज़रिए से देखती है, फिर उसके कई सारे सॉल्यूशन ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए डैश प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। जब बालक प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक नहीं अनेक तरीके ढूंढ लेता है, एक नहीं अनेक तरीके से उस पर सोच विचार करता है, तो इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, इसको अपसारी चिंतन कहते हैं। इसका मतलब है कि वह एक ही समस्या के अनेक समाधान सोच रही है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की विशेषता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब यहाँ बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, और अपसारी सोच, ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये क्रिएटिविटी का बेस है। यहाँ बच्चे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो यहाँ पे बच्चा अलग अलग दृष्टिकोण से सोचता है, बच्चे के अंदर ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता होती है, उसके अंदर नए और अनोखे विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से अपसारी सोच यहाँ पे आपका ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ओके, जैसे अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब बच्चा एक ही तरीके से सोचेगा, एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल लेगा, बात खत्म। ठीक है, ये नहीं है। ईगोसेंट्रिक बच्चा यानी कि जहां बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता। अतार्किक मतलब जहां बच्चा क्या करता है, बिना कारण या तार्किकता के सोचता है, यानी कि उसके पीछे लॉजिक नहीं लगाता, वो भी गलत है। क्या होना चाहिए? डाइवर्जेंट। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए भाई। आज का क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है? बच्चे जो आपकी गलती करते हैं क्लास में, उनसे निपटने का बेस्ट ऑप्शन बताओ। विद्यार्थियों को त्रुटियां करने के लिए डंडा मारेंगे आप कि गधे गए कि गलती क्यों कर दी? नहीं, गलत बात। विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें बार बार कॉपी में लिखने को देना, यानी कि बच्चे ने कुछ पूछा, आपने उसके पीछे कोई एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं, राइट आंसर बता के कह दिया कि इसको बार बार कॉपी में लिखो, यानी कि बच्चे को रट जाए, ये तरीका गलत है। विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना कि देखो इसका जो राइट आंसर है तुम्हारे पड़ोसी ने सवाल लगाया है जैसे वैसे लगा लो तुम भी, ये भी तो तरीका गलत है। अधिगम कमियों का विश्लेषण करना,
यानी कि जो भी बच्चे ने गलतियां की हैं उसका एनालिसिस करो कि आखिर गलती क्यों हुई, कैसे हुई, कौन सा स्टेटमेंट इसमें बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, इसका एनालिसिस करो। जिनकी वजह से त्रुटि हुई है, किस वजह से बालक ने गलती की, और विद्यार्थियों को उसके हिसाब से फिर आप हेल्प भी कीजिए। ठीक है, यानी कि बालकों द्वारा जो भी की गई गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है। गलती किसी से हो सकती है। एक अच्छा टीचर वही है जो इन गलतियों को सजा देने या नकल करवाने की बजाय ये समझने की कोशिश करता है कि विद्यार्थी से गलती क्यों हुई और फिर उसके पीछे का रीजन ढूंढने का प्रयास करता है। और जब रीजन मिल जाता है फिर बच्चे को क्या करता है, मार्गदर्शन देता है, उसको हेल्प करता है ताकि बच्चा आगे से गलती ना करे। मान लीजिए एक बालक है और वो बार बार वर्ग का प्रयोग किए, जहाँ वर्ग का प्रयोग होना था वहाँ बार बार वो वाज का प्रयोग कर देता है। तो टीचर को यहाँ पे ये समझना होगा कि शायद बच्चे को एक वचन और बहुवचन में जो ग्रामर का डिफरेंस है वो समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पे टीचर को उस सब्जेक्ट को दोबारा, उस टॉपिक को दोबारा जो इजी एग्जाम्पल्स हों, जो सरल सरल उदाहरण हो, उनके साथ समझाना चाहिए। ये करना चाहिए अच्छे टीचर को। ऑप्शन डी इज द राइट वन। दिस क्वेश्चन आगे बढ़िए। कहता है ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित हो, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको पता नहीं है, लेकिन ध्यान असफलता पर है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव कर रहे हैं? यहाँ उसको मजा आ रहा है? नहीं, परिणाम निश्चित नहीं है, ध्यान असफलता पर है, फेल होने का डर है, तो ये आनंद तो नहीं हो सकता। चिंता, दुविधा, एंग्जाइटी हो सकती है। यहाँ पे किसी प्रकार की होप, आशा भी नज़र नहीं आ रही है और बच्चा बोर भी नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, जब किसी विद्यार्थी को ये पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या होगा, यानी वो अनिश्चित, अनसर्टेन है, और साथ ही उसका ध्यान किस पर है, फेलर पर, असफलता पर केंद्रित है, तो उसके मन में क्या होगा, एंग्जाइटी होगी, कंफ्यूजन है, ये भावना उसके अंदर उत्पन्न हो रही है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वो एग्जाम दे रहा है, उसे ये नहीं पता कि उसके आंसर जो वो लिख रहा है वो राइट है कि रॉन्ग है, यानी कि परिणाम का पता ही नहीं है, और वो बार बार ये सोच रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में वो एंग्जाइटी का शिकार है, क्योंकि ध्यान सक्सेस पर नहीं है, असफलता के डर पर है, फेल होने का डर है बच्चे को यहाँ पे। ठीक है, आनंद तो भाई तब महसूस होता ना जब परिणाम निश्चित रूप से अच्छा आने वाला हो कि मैं पास हो ही जाऊंगा, मैं आंसर बढ़िया लिख रहा हूं, मेरे 80% आ ही जाएंगे। उम्मीद का मतलब जब विद्यार्थी को पास होने की आशा होती कि मैं पास हो ही जाऊंगा। बोरियत तब होती है जब काम आसान हो और जो है कि बहुत मतलब मजा ना आ रहा हो करने में। ठीक है, जैसे प्रतिभाशाली बच्चा है, उसको काम दे दो एवरेज बच्चे का, तो बोर हो जाएगा कि यार ये तो मेरे से वैसे बड़ा आसान हो जाता है, मेरे को थोड़ा ऐसा दो जिसमें मेरा दिमाग लगे, मैं कोशिश करूं, चुनौती वाला होना चाहिए, उस काम को करने में उसको मजा आएगा। बोरियत आसान काम में होती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए भाई। क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? हमेशा बच्चे को महारत उन्मुख या प्रदर्शन उन्मुख, असफलता स्वीकार या महारत परिहारी, किस तरह बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए? तो हम कहेंगे बच्चे को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? महारत उन्मुख, मास्टरी ओरिएंटेड गोल होना चाहिए बच्चे का। मास्टरी ओरिएंटेड गोल का मतलब विद्यार्थी का ध्यान सीखने और समझने की प्रक्रिया पर होता है, ना कि केवल दूसरों से आगे निकलने पर उसका जोर होता है। ना तो वो दूसरों से बड़े ज्यादा नंबर्स लाना चाहता है, बस वो टॉपिक्स को समझना चाहता है, सीखने समझने की प्रक्रिया पर उसका ध्यान होता है। यहाँ बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होता है। क्या होता है? यहाँ बच्चा खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है और फेलर को भी एक सीखने का अवसर मान लेता है। अगर बच्चा मान लीजिए फेल भी हो जाए तब भी वो परेशान नहीं होता, वो समझ लेता है कि कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती रही और फिर से वो उस पर उतनी ही मेहनत करता है। तो मास्टरी ओरिएंटेड गोल का मतलब होता है कि जहां बच्चे को सीखने में मजा आए, बच्चा उस टॉपिक को समझने पर मेहनत करे, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहे। जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी इसलिए मत पढ़ो कि आपके सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 आ जाएं। ठीक है, अगर आप सिर्फ 30 आउट ऑफ 30 लाना चाह रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रदर्शन उन्मुख हो जाएगा। ठीक है, जहां आप सिर्फ नंबर्स के लिए पढ़ोगे। सीडीपी को आप महारत उन्मुख
गोल बना करके पढ़ो, यानी कि आप सीडीपी में महारत हासिल करो, सीडीपी के कॉन्सेप्ट को समझो, टॉपिक्स को समझो। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, टॉपिक्स को समझ लेंगे, कठिन शब्दों का मतलब समझ लेंगे, तो आपके 30 में 30 आ जाएंगे। सिर्फ नंबर्स लाने के लिए पढ़ोगे तो हो सकता है 30 में आपके 25 ही रह जाए। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट पर क्या करनी है, मास्टरी हासिल करनी है, सब्जेक्ट को गहराई से समझना है। ठीक है, बाकी जैसे जो महारत उन्मुख लक्ष्य होता है, इसमें बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेटेड होता है, अंदर आंतरिक प्रेरणा होती है उसके अंदर, है ना, उसको सीखने में मजा आता है और फेल होने से डरता नहीं, बल्कि अपने एफर्ट करता रहता है, प्रयास उसका जारी रहता है। ठीक है, प्रदर्शन उन्मुख मैंने बताया, प्रदर्शन उन्मुख का मतलब बच्चा सिर्फ दूसरों से बेहतर करना चाहता है, दूसरों यानी कि दूसरों की नज़र में प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करता है। ठीक है, असफलता स्वीकार का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बालक या विद्यार्थी जो ये कहे कि अपनी जो फेलिंग को एक्सेप्ट कर ले, जो अपनी असफलता को स्वीकार कर लेता है और मान लेता है कि मैं सफल नहीं हो सकता या मुझसे ये काम नहीं होगा, तो वो हो गया असफलता स्वीकार। बच्चे ने असफलता यानी कि हार मान ली, बच्चे ने क्या कर लिया, हार मान ली। मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं कितना भी प्रयास कर लूँ मुझसे नहीं होगा, या दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, फेल हो जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे विद्यार्थी हार मान लेता है और लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्ट ही खो देता है। ठीक है, दोबारा प्रयास तक नहीं करता, अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं रखता, उसके अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाती है, दूसरे से तुलना करके हीन भावना महसूस करता है, धीरे धीरे सीखने से दूरी बना लेता है। महारत परिहारी का मतलब होता है विद्यार्थी सीखने से बचते हैं ताकि फेल ना हो जाए। महारत परिहारी जैसे बच्चा कहे यार मैं पेपर नहीं दूंगा, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, अगर फेल हो गया तो बड़ी बेइज्जती होगी, इससे बढ़िया मैं पेपर ही नहीं दूंगा। तो जहाँ बच्चा ये समझे कि सीखने से बचता है ताकि मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं ये सवाल नहीं लगाऊंगा, ऐसा ना मैं अटक जाऊँ, वो सवाल लगे ना मेरे से, ये होता है महारत परिहारी, मास्टरी एविडेंस। तो हमें बच्चे को महारत उन्मुख बनाना है, मास्टरी ओरिएंटेड गोल उसके लिए सेट करना है बच्चे के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आज का, सेकंड लास्ट, कहता है अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और उसके हिसाब से परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है। अर्थात देखो, प्रत्यार्थ स्मरण, रटना, ध्यान या फिर मेटाकॉग्निशन कहते हैं। जब बच्चा अपनी सोच के बारे में सोचता है, अपनी सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचता है, यानी जब बालक अपनी खुद की सीखने, सोचने, समझने की प्रक्रिया को मॉनिटर करता है, मैं कैसे सीख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे चीज़ों को बेहतर समझ पाता हूँ, मैं किस सब्जेक्ट को किस तरीके से बेहतर समझता हूँ, उसको डायग्राम बना के बेहतर समझता हूँ, ओरली बेहतर समझता हूँ, चित्र के माध्यम से समझता हूँ, या किस स्ट्रैटेजी से मैं बढ़िया पढ़ सकता हूँ। यानी कि जहाँ बच्चा अपने अंदर झांक करके देखता है कि मैं कैसे चीज़ों को ठीक से समझ पाता हूँ, उसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, और जब एग्जाम आता है तो बच्चा जब ये समझने की उसके अंदर क्षमता हो कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स बहुत मजबूत है, कहाँ कहाँ कमी रह गई है, मुझे किस किस टॉपिक्स को और मेहनत करनी है, जब ये सोच बच्चे के अंदर आ जाती है उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। अगर कोई छात्र पढ़ाई करते समय सोचता है कि मैं इस चैप्टर को सही से समझ पा रहा हूँ, क्या मुझे इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या इसमें कौन सी लाइन है जो मेरे समझ में नहीं आ रही है, इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा के बाद कहता है कि मैंने अच्छे से याद तो किया था लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ा, ये भी अपनी सोच की जांच और मूल्यांकन है, यानी कि ये भी मेटाकॉग्निशन कहलाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। और यदि आप सीटेट में आपका जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी है, तो एसएसटी के लिए हमारे पास पेड नोट्स अवेलेबल हैं, उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9628182649। यहाँ से आपको तीनों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, और एसएसटी की क्लासेस भी हमने शुरू कर दी हैं, तो आप नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कंप्लीट नोट्स नहीं, हमारे पास एसएसटी के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन आज का लास्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर आप छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं, तो उनको अगर आप कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ से शुरू करेंगे? डायरेक्ट सिंबल्स से या चित्र दिखा करके शुरू करेंगे, मूर्त सामग्री से शुरू करेंगे, या संकेत से शुरू करेंगे? देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं और उनको जब हम जोड़ घटाना सिखाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनके सामने मूर्त चीज़ें रखते हैं
मूर्त चीज़ें, जैसे हमने बच्चे के लिए एक पेंसिल उसके पास थी, एक उसको पड़ोसी से लेकर के दी, फिर हमने पूछा बेटा अब तुम्हारे हाथ में कितनी पेंसिल हैं, तो बच्चा कहता है सर 2 हो गई। फिर हमने 2 किसी से ले ली, फिर उसको दे दी। हमने कहा बेटा अब पेंसिल तुम्हारे पास कितनी हो गई, फिर बच्चा कहता है 1 2 3 4, सर 4 पेंसिल हो गई। फिर हमने कहा कि ये 2 पेंसिल उसकी वापस कर दो, तो बच्चे ने उस 2 पेंसिल उसको दे दी। फिर हमने पूछा बेटा अब कितनी बची, बच्चे ने कहा 2। तो ये जो हम पेंसिल्स के माध्यम से उसको सिखा रहे हैं ना, पेंसिल उसके हाथ में दे करके, ये है मूर्त सामग्री, मूर्त ठोस कॉन्क्रीट उसके हाथ में है। ठीक, यहां से हम शुरू करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पेंसिल का चित्र दिखा करके उसको समझा सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम सिंबल्स के माध्यम से, संकेत के माध्यम से सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बच्चे को संख्या 3 सिखानी है, हमें 3 नंबर बच्चे को सिखाना है, तो पहले हम बच्चे को 3 पेंसिल दे सकते हैं, 3 गेंदे दे सकते हैं, ठीक है, 3 सेब दे सकते हैं उसको। तो मान लीजिए हमने पहले बच्चे को 3 बॉल दे दी, हमने कहा बेटा ये क्या है, तो 3 बॉल क्या है, ये मूर्त सामग्री होगी बच्चे के सामने। बच्चे ने कहा सर ये बॉल है, ठीक है। फिर हम उस बॉल को हाथ में ना दे करके उस बॉल का चित्र दिखा सकते हैं कि ये क्या है बेटा बुक में, तो बच्चा कहेगा सर ये बॉल है। ये क्या हो गया, ये चित्र के माध्यम से हो गया। अब संकेत, यानी कि लास्ट में 3 नंबर हम लिखेंगे और फिर पूछेंगे बेटा ये क्या है, तब बच्चा बता देगा सर ये 3 है। अब सिर्फ संकेत के माध्यम से लिख करके बताएंगे कि ये संख्या 3 है। क्या सिखाएंगे, अब लास्ट में सिखाएंगे कि बेटा ये संख्या 3 है, यानी कि जो तुम 3 बॉल पढ़ रहे थे, 3 फिर चित्र तुमने देखे, अब ये वही 3 लिखा हुआ है जो तुम शब्द बोल रहे थे, इसको कहते हैं संकेत। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज की ये क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए ये भी बताइएगा, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।